ये आपका संपादकीय पाठ है और संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाती है। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाती है। तो जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो उसके लिए यहाँ से काफ़ी पॉइंट आपको मिल जाते हैं। कलह भरा चुनावी माहौल। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। टोटल सीटें कितनी हैं ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो लोकसभा चुनाव से हम भारत के लोग एक साथ दो लाभ उठाते हैं। पहला, संसदीय क्षेत्र की जनता को प्रतिनिधि मिलता है और जनप्रतिनिधित्व निधि से मतदाताओं के प्रति निष्ठावान रहने की अपेक्षा रहती है और मताधिकार के प्रयोग से ही सरकार मिलती है और प्रधानमंत्री भी। और इसलिए चुनाव प्रचार को आदर्श संवाद से भरा पूरा होना चाहिए। सभी दलों के लिए अपनी विचारधारा रखने का यह अवसर बड़ा मूल्यवान है। विचार और मुद्दा आधारित बहस चुनाव को लोकतांत्रिक अंतर संगीत से भर देती है। और लेकिन इस चुनाव में उस सभी अंतर संगीत की जगह कलह देखने को मिल रहा है। वैसे तो सभी चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के कारण वातावरण तनावपूर्ण होता रहा है, लेकिन मौजूदा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की प्रकृति खासी आक्रामक है और भड़काऊ भी है। और आप देखें, सब ऐसा नहीं कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे, सब वो कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई जैसा हाल है। और चुनाव के दौरान अक्सर कायम रहने वाले सामाजिक कोलाहल की जगह इस बार कलह ने ले ली है। आरोपों की तपिश मई की गर्मी से भी ज्यादा झुलसाने वाली है। और आप देखिए, वैचारिक असहमति की तुलना में शत्रु भाव दिखाई पड़ रहा है। यत तत् सर्वत्र झूठे आरोप, फर्जी वीडियो भी प्रसारित किए जा रहे हैं। निराधार आरोप और प्रत्यारोप चुनावी उत्सव को कलह में बदल रहे हैं। धनबल का प्रभाव खतरनाक है ही, और छल छदम का दुरुपयोग झूठ की सीमा को पार कर रहा है। अर्धसत्य का प्रयोग राष्ट्रव्यापी है। तनाव और कलह से भरा वातावरण राष्ट्रीय चुनौती है। आम जनों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में जब स्वतंत्र निर्वाचन आयोग बनाने की प्रस्ताव रखा था, तब उन्होंने मताधिकार को जनतंत्र का मूल आधार बताया था। इसलिए सभा के सभी सदस्यों के मन में चुनाव को पवित्र बनाने की इच्छा थी। हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था कि दोषपूर्ण निर्वाचनों से लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वे अपने मताधिकार के सदुपयोग से शासन में सुधार लाने और सरकार बदलने जैसी स्थिति को महत्व नहीं देंगे। और सभा ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक निर्वाचन आयोग संबंधी अनुच्छेद 324 का प्रस्ताव पारित कर दिया था। आर्टिकल 324 के तहत आप देखिए, चुनाव आयोग की स्थापना की बात कही गई ना। भारत के निर्वाचन आयोग की प्रशंसा दुनिया के अन्य देशों में भी होती है। वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव संपन्न कराने में प्रतिष्ठित रहा है, लेकिन वर्तमान में कलह भरे वातावरण में वह भी असहाय दिखाई पड़ रहा है। और संप्रति आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, लेकिन चुनाव प्रचार में आदर्श नहीं दिखाई पड़ते हैं। आयोग को सैकड़ों शिकायतें मिल रही हैं। शिकायतों की आप देखते हैं कि औपचारिक जांच होती है, और लेकिन इसका सकारात्मक लाभ नहीं मिलता। शब्द और अपशब्द का निर्णय करना कठिन है। दलों और नेताओं के बीच आत्मीयता नहीं दिखाई पड़ती है। पहले के चुनाव में अभिव्यक्ति की मर्यादा के साथ ही परस्पर प्रेम भाव भी दिखता था। अपने अपने दलों के प्रचार को गति देना, प्रतिपक्षी की बात काटना सामान्य था, लेकिन परस्पर आत्मीय बने रहना प्रशंसनीय था। और इस चुनाव में सारी मर्यादाएं भंग होती दिखती हैं। शायद इसी कारण भी मतदान के प्रति लोगों में निराशा है। निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान की हर संभव अपील की जा रही है, लेकिन आरंभिक 2 चरणों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। आयोग अकेले इस स्थिति का सामना कैसे कर सकता है? कटुतापूर्ण वातावरण को दूर करने के लिए सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं को परस्पर विचार विमर्श करना चाहिए। आदर्श चुनाव आचार संहिता में व्यक्तिगत आक्षेपों पर पाबंदी है, लेकिन चुनाव प्रचार में व्यक्तिगत आक्षेपों का ही बोलबाला है। भाषा भी कटुतापूर्ण है, और जबकि भाषा संवाद का माध्यम है। सुंदर शब्द संवाद को मधुर बनाते हैं। दलों को शब्द और अपशब्द में अंतर करना चाहिए। पतंजलि ने महाभाष्य में बताया कि एक ही शब्द अपने प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देता है। ऋग्वेद के अनुसार भाषा बुद्धि से शुद्ध की जाती है, और अथर्ववेद में शब्द मधुर की स्तुति में हमारी जीवा का अग्रभाग मधुर और मधुर हो, और हम रोषपूर्ण वाणी भी मधुरता के साथ बोलें। वैदिक कालीन सभा एवं समितियों में मधुर बोलने की प्रतिस्पर्धा थी। उस परंपरा से इतर इस चुनाव में कटुतापूर्ण आक्षेपों की प्रतिस्पर्धा है। वरिष्ठ जनों जो बोलते हैं उसी अनुसार स्थानीय नेता कड़वा बोलते हैं। ऐसे वातावरण में निर्वाचित प्रतिनिधि संसद और विधानमंडलों में इसी कटुता का प्रयोग करते हैं। सदनों को आत्मीयता
का मंच बनाने के लिए पहले हमें चुनावी बहसों को आत्मीय एवं प्रेमपूर्ण बनाना होगा। जो भारत हजारों वर्ष पहले वैदिक काल से ही प्रेम पूर्ण वाणी का उपासक रहा है, उसी भारत के लोकसभा के चुनाव में शब्द के विकल्प अपशब्द क्यों हो गए? और समाचार माध्यमों का एक वर्ग भी ऐसे संवाद को महत्व देता है। अपने विपक्षी से सम्मानपूर्वक बात करना लोकतंत्र की शान है। भारतीय चिंतन में शब्द को ब्रह्मा कहा गया है और हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं में शब्दों का विपुल भंडार है। यह शब्द प्रयोगकर्ता के उद्देश्य और विवेक पर निर्भर है और फेसबुक, एक्स, ट्विटर आदि ने विचार अभिव्यक्ति का प्रभावी मंच दिया है और इसमें विचार प्रकट करने के अवसर हैं। लेकिन आधुनिक तकनीक का सदुपयोग कम दिखाई देता है। इंटरनेट मीडिया का सदुपयोग सत्य, शिव और सौंदर्य के लिए क्यों नहीं हो सकता है? चैनलों पर आप देखिए बहस में प्रतिभागी चिल्लाते हैं, कभी कभी मारपीट की भी नौबत आ जाती है। समझ नहीं आता है कि किसी घटना के वर्णन में आक्रामक वाक्यों के प्रयोग क्यों होते हैं। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने रिपब्लिक में ज्ञानवान गुणी लोगों के शासन को सर्वोच्च बताया। भारतीय परंपरा में भी शासक में सदाचार युक्त गुणों की उपस्थिति अनिवार्य बताई, किंतु वर्तमान चुनाव में सब तरफ शोर है, कलह है, आक्रामकता है और परस्पर कटुता है, धन बल बाहुबल का प्रयोग का प्रभाव है। ऐसी स्थिति चिंताजनक है। चुनाव में युद्ध नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिनिधि और सरकार चुनने का अवसर है। निर्भीक मतदाता मतदान का मौलिक अधिकार है और राजनीतिक दल और नेता मिलजुल कर इस वातावरण को बदल सकते हैं। तभी हम चुनाव को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव बना पाएंगे। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं हृदय नारायण दीक्षित साहब के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। और आप देखिए नेताओं की नैतिकता जीरो हो चुकी है। उनकी भाषा देख लीजिए, मर्यादा देख लीजिए। हर पार्टी के नेता की, किसी एक की नहीं कह सकते हैं आप लोग। राहुल की अमेठी छोड़ने का मतलब ये सब आप लोग देखते रहिए। क्यों छोड़ा, कैसा छोड़ा, हमें क्या मतलब है? हमें रिजल्ट मतलब रहेगा कि कौन कहां से जीत रहा है। ठीक है, अगर राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आप जरूर पढ़ सकते हैं। सुचिता, तो सुचिता अर्थात पवित्रता वह दिव्य गुण है जिसे गीता में सबसे बड़ी देवी संपत्ति कहा गया है। सत्य, अहिंसा, अभय, स्वाध्याय और स्थिरता, निग्रह आदि गुण तब तक प्राप्त नहीं होते हैं जब तक आप देखिए जीवन में सुचिता ना हो। इसके बिना मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कोई तप सफल नहीं होता है। और महर्षि पतंजलि ने अष्टांगिक योग और आप देखते हैं कि योग साधना के लिए भी सुचिता को आवश्यक तत्व माना। धर्म के 10 लक्षणों में भी इसके विशेष स्थान प्राप्त है। सत्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। परंतु आप देखेंगे कि परंतु यह भी सत्य है कि बिना सुचिता के न शरीर स्वस्थ रह सकता है और न ही मस्तिष्क। फलता कर्म में पवित्रता भी नहीं आ सकती है। और वास्तव में आप देखिए जीवन और समाज का वास्तविक सौंदर्य सुचिता से ही निखरता है। इसलिए सुचिता के बिना ना कोई धार्मिक अनुष्ठान सफल होता है, ना ही सामाजिक। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुचिता आवश्यक है। धन पुरुषार्थ सिद्धि का कारण है। अतः इस जगत में कोई कार्य और सेवा धन के बिना संभव नहीं है। परंतु अधिकांश सामाजिक बुराइयों के मूल में धन होता है और जिसका कारण धन की पवित्रता में होती है। हमारे शास्त्रों में ने सभी सुचिताओं में धन की सुचिता को प्रमुख माना है और सुचिता एक साधन है जिसका साधक हर व्यक्ति को होना चाहिए। गांधी जी ने निजी एवं सार्वजनिक जीवन में सुचिता को सर्वोपरि मानकर कहा, यह केवल ब्रह्म बाह्य नहीं आंतरिक भी होनी चाहिए, क्योंकि चित्तवृत्तियों और मन का शोधन इसी से होता है। सुचिता में ही ईश्वर का वास है। अतः इसके बिना ना ईश्वर की भक्ति हो सकती है, ना ही समाज की सेवा। फिर आत्ममंगल और जनमंगल कैसे हो सकता है? इसलिए उनके राम राज्य की कल्पना का आधार सुचिता थी। अतएव सामाजिक बुराइयों के निवारणार्थ जीवन के प्रत्येक आचरण में सुचिता होनी चाहिए। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। फिर से उठाते आतंकी। अब ये हाल ही में आपने देखा है ना, जम्मू कश्मीर में एक घटना हुई है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। तो इसमें संदेह नहीं कि पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमले का एक मकसद अनंतनाग सरजौरी लोकसभा सीट पर मतदान से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश होगी और उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होगा। इस हमले में एक जवान बलिदान हुआ और 5 घायल हो गए। आतंकियों की तलाश में सघन अभियान जारी है, लेकिन न केवल यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें खोजकर ठिकाने लगाया जाए, बल्कि यह भी इस तरह के हमलों का उनकी क्षमता का दमन किया जाए। और इसकी भरी पूरी आशंका है कि चुनाव के चलते पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में भी आतंकी
इसी तरह के हमले करने की वैसी कोशिश कर सकते हैं जैसी उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पुलवामा में की थी। और इस आशंका का एक बड़ा कारण राजौरी पुंछ क्षेत्र की पीर पंजाल पर्वतमाला में आतंकियों की सक्रियता है। और इस इलाके में पिछले एक वर्ष में सेना के काफिलों पर कई आतंकी हमले हो चुके हैं और इन हमलों में लगभग 20 सैन्य अफसरों और जवानों को अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा और यह एक बड़ी क्षति है। पुंछ राजौरी इलाके में आतंकी हमलों का सिलसिला तभी बंद होगा जब पीर पंजाल की पहाड़ियों में ठिकाना बनाने वाले आतंकियों उनकी मदद करने वाले स्थानीय लोगों पर सख्ती की जाए। और इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि सीमा पार से आतंकी पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों में छिपने और फिर सुरक्षा बलों पर हमला कर सुरक्षित बच निकलने में सफल ना होने पाए। यह ठीक नहीं कि वे बचकर निकल जाएं। और वास्तव में आप देखिए पीर पंजाल की पहाड़ियों और गुफाओं में एक बार फिर ऑपरेशन सर्प विनाश जैसी किसी सैन्य अभियान की आवश्यकता है। करीब 2 दशक पहले छेड़े गए इस अभियान में बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया किया गया था और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से आए अथवा उसकी सह पर सक्रिय आतंकियों ने पीर पंजाल में फिर से अपना ठिकाना बना लिया है। आशंका इसकी भी है कि कुछ स्थानीय लोग आतंकियों की मदद कर रहे हैं। यह ध्यान रहे कि वायुसेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकी एक बस्ती से निकलकर आए थे और यह हमला यह भी बताता है कि पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने और उनकी सहायता करने से बाज नहीं आ रहा है। यह मानने के भी अच्छे भले कारण है कि आतंकी कश्मीर के स्थान पर जम्मू क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं और इसके कारणों का पता लगाकर उनका निवारण करने का समय आ गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान पर दबाव बनाने के भी नए उपाय खोजे जाने चाहिए क्योंकि आप देखते हैं कि क्योंकि वह रणनीति बदल कर जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप करता ही रहता है। भारत सरकार को उन तत्वों के खिलाफ भी अपना निगाह टेढ़ी करनी होगी जो आतंकी गतिविधि बढ़ते ही पाकिस्तान परिस्थिति का परिचय देने लगते हैं। ये जल उत्सव तो उत्तराखंड यूं तो सदा नीरा गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है, लेकिन यह भी सच है कि जल संरक्षण की आवश्यकता यहाँ भी पड़ती है। राज्य को सूखते जल स्रोत सूखती नदियों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में प्रति वर्ष आप देखिए औसतन 1529 मिलीमीटर वर्षा होती है और इसके लिए अकेले मानसून का योगदान 1176 मिलीमीटर से अधिक है। इस वर्षा जल का अधिकांश हिस्सा यूं ही व्यर्थ चला जाता है। अगर इस तरह जल का कुछ हिस्सा संभाल लिया जाए तो राज्य में लगातार गहराते जल संकट का काफी हद तक समाधान हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि इस दिशा में प्रयास अब तक ना किए गए हों। कैच द रेन, हरेला, अमृत सरोवर जैसे कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से विभिन्न विभागों में वर्षा जल संरक्षण की दिशा में कदम उठाए हैं। अब आप देखिए जल संरक्षण की बात हो तो ये पहले आप लोग बता सकते हैं वहां, लेकिन इसके परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल पाए। यही नहीं, इन कार्यक्रमों के बाद जल स्रोतों पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा इसका आकलन भी नहीं हो पाया। और अब आप देखिए सूखते जल स्रोतों और नदियों को पुनर्जीवन देने के लिए स्पंगर एंड रिवर रिज्यूविनेशन अथॉरिटी यानी सारा अनूठी पहल करने जा रही है। सारा का गठन ही जल संरक्षण की मुहिम को एकीकृत तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से किया गया है। सारा द्वारा की जा रही यह पहल राज्य में पहली बार जल उत्सव के आयोजन की है। 1 जून से आरंभ होने वाला यह जल उत्सव 1 सप्ताह तक चलेगा और इसके बाद जल संरक्षण और वर्षा जल को सहेजने के लिए वर्ष भर तेजी से कार्य होंगे। अभियान के रूप में संचालित होने वाले इन कार्यों का खाका तैयार कर लिया गया है। अच्छा कॉलम है। विवाह संस्कार की गरिमा जरूरी है। ये आप देखिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है जिसे भारतीय समाज में एक मूल्यवान संस्था का दर्जा दिया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं को सलाह दी है कि वे शादी की रीतियों का पालन किए बिना पति पत्नी का दर्जा हासिल करने की कोशिश ना करें। वीजा जैसी कुछ व्यवहारिक सहूलियतों के लिए बिना फेरे लिए शादी का रजिस्ट्रेशन ना कराएं। विवाह एक पवित्र बंधन है, एक संस्कार है जिसकी भारतीय समाज में अपनी एक अहमियत है। विवाह कोई गाने, डांस करने, शराब पीने, खाने पीने और दहेज लेने का आयोजन नहीं है। यह ऐसा अहम आयोजन है जिसमें 2 विपरीत लिंग के लोग जीवन भर साथ निभाने के लिए आपस में जुड़ते हैं। इसके लिए जरूरी है कि इसकी रीतियों का निष्ठा से पालन हो। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित पारंपरिक रीति रिवाजों और समारोहों
का सख्ती से और धार्मिक रूप से पालन किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर विवाह पंजीकृत होने के बाद भी अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 7 में हिंदू विवाह के समारोहों को सूचीबद्ध किया गया है और जिसका विवाह की वैधता के लिए पालन किया जाना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो कानूनन की नजरों में आप देखेंगे विवाह वैध नहीं माना जाता। एक हिंदू विवाह किसी भी पक्ष के पारंपरिक संस्कारों और समारोहों के अनुसार संपन्न किया जा सकता है और हर हिंदू विवाह में फेरे और सप्तपदी की रस्म इस बात का प्रतीक है कि विवाह के बाद पति पत्नी जीवन के सफर पर साथ मिलकर आगे बढ़ें और जीवन के हर क्षेत्र में मिलकर काम करें और वे दोनों एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे को सहयोग करें और जिससे उनका वैवाहिक जीवन सुखी और संपन्न रहे। लिहाजा हिंदू समाज में विवाह के महत्व पर न्यायालय का जोर व्यापक निहितार्थ रखता है। यह सत्य ही विचारों के बजाय आपसी सम्मान, समझ और प्रतिबद्धता के आधार पर रिश्तों को महत्व देने की दिशा में सांस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित करता है। तेजी से बदलती दुनिया में जहां सामाजिक मानदंड विकसित हो रहे हैं, विवाह जैसी संस्थाओं की पवित्रता को बनाए रखना आवश्यक है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। और अतः हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम विवाह की संस्था को सजोएं और उसका सम्मान करें, इससे एक पवित्र बंधन के रूप में पहचान करें जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है और हमारे समुदायों के ताने बाने को मजबूत करता है। विवाह के इस महत्व को समझें और इस रिश्ते में प्रवेश करने से पहले गंभीरता से विचार करें। लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार है। अच्छा कॉलम लिखा गया है, ये भी पढ़ा करिएगा, आप लोग समझा करिएगा, समझे। और सिलेबस को कंप्लीट करिए अपने यूपीएससी के। मैं कहता हूं कंठस्थ याद होना चाहिए आप लोगों को कि ये टॉपिक कहां से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है। यहां भी कॉलम रहते देख लिया करिएगा और आप लोग कहोगे तो मैं ही थोड़ा और रिसर्च करके बताता रहूंगा। आप लोग सुझाव देते रहा करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो कोई भी एडिटोरियल आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसका तुरंत आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा ये इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, वो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि बार बार कि सिलेबस पाठ्यक्रम को बड़े अच्छे से कवर कर लीजिए। आजकल आप देख रहे हैं भ्रामक कंटेंट का गहराता संकट। आजकल फर्जी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री के भी दिखाई दे रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक भी फेक वीडियो के बहुत प्रचारित होने के कारण तेलंगाना के मुख्यमंत्री को दिल्ली पुलिस ने बुलावा भेज दिया है। तो साथ ही इस वीडियो के बारे में विस्तृत जांच जारी है। वहीं दो बेहद मशहूर बॉलीवुड अभिनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए लोगों से कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगते इंटरनेट मीडिया पर 5 लाख से ज्यादा बार देखे गए हैं। वैसे इन दोनों बहुप्रसारित वीडियो को मैनिपुलेटेड पाया गया है। तमाम तकनीकों से लैस फेसबुक को यह जानकारी बहुत बाद में हुई तो उसने एक वीडियो डिलीट किया, लेकिन एक वीडियो फिर भी काफी समय तक दिखता रहा। और ये हफ्ते भर में आए कुछ उदाहरण हैं जो इस चुनाव में तकनीकी तथा इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग और चुनाव आयोग की चौकसी में चूक बताते हैं। और तब जबकि देश में चल रहे आम चुनाव का दौर पूरी तरह निष्पक्ष हो, प्रक्रिया ईमानदारी से भरी और सुचारू रहे, इसके लिए चुनाव आयोग और टेक कंपनियां मिलकर अपना पूरा जोर लगाने का दावा कर रही हैं। टेक कंपनियां भरोसा दिला रही हैं कि वे देश के चुनाव में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रही हैं, पर जब इन दावों के बावजूद व्हाट्सएप और एक्स पर भ्रामक सूचनाओं की भरमार है, डीप फेक के कारनामे काबू में नहीं है, संचार माध्यमों के जरिए प्रचार में हेट स्पीच और धर्म का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने चुनाव के मद्देनजर कई ऐसे पोस्ट ब्लॉक किए जिसमें नेता अपने विपक्षी के निजी जीवन के बारे में आपुष्ट और ओछे दावे कर रहे थे। चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता के विरुद्ध माना। चुनाव आयोग ने सतर्कता दिखाई और एक्स से सहयोग किया। फेसबुक का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी मेटा ने आम चुनाव के मद्देनजर थर्ड पार्टी निष्पक्ष फैक्ट चेकर नेटवर्क को विस्तार देने के लिए भारी निवेश करने के साथ ही देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी फैक्ट चेकिंग इकाई के साथ एक एग्रीमेंट किया है। फेसबुक के साथ पहले से ही कई फैक्ट चेकर अपनी सेवा दे रहे हैं और वे सब कार्यरत हैं। फेसबुक में जनरेटिव एआई से निर्मित डीपफेक को पहचानने वाली बड़ी टेक कंपनियों के साथ समझौता कर रखा है। टेक आर्काइडे जो तकनीक क्षेत्र की एडाब, गूगल, IBM, लिंक्डइन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, एक्स और टिकटॉक जैसी 20 बड़ी कंपनियों का समूह है। इसका दावा है कि वह चुनावी अफवाहों से जंग में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। देश के मतदाताओं को गुमराह करने वाली सामग्री से निपटने के लिए इन्होंने न केवल तकनीकी क्षमता बढ़ाने का भरोसा दिलाया बल्कि इस क्षेत्र में भारी आर्थिक निवेश की बात भी कही है।
गूगल अपनी सहायक कंपनी यूट्यूब चुनावी विज्ञापनों को लेकर पारदर्शिता रखने के साथ फैक्ट चेक में बहुत कड़ाई बरत रही है। व्हाट्सएप ने भी लोगों के मैसेज समूह में फॉरवर्ड करने पर सीमाएं रखी और कुछ नियम बनाए। चुनावी प्रक्रिया को सरल तथा निरापद बनाने के लिए चुनाव आयोग के कई ऐप्स और पोर्टल्स काम कर रहे हैं। उसका दावा है कि उसने भी कई टेक कंपनियों से इस बाबत करार किए हैं। चुनाव प्रक्रिया में भ्रम और दुष्प्रचार शामिल ना हो। फर्क या किसी भी चरण में किसी को ऐसा लगा कि टेक कंपनियां और चुनाव आयोग को अपने काम में किंचित भी सफलता मिली है। और आप देखिए टेक कंपनियों के सामने जितनी बड़ी चुनौती है उससे भी बड़े उनके दावे हैं। वे कुछ कदम ताल करती भी दिखती हैं, परंतु नतीजा बहुत प्रभावी नहीं है। तो क्यों? वर्ष 2021 में एक समाचार एजेंसी को पता चला कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भारत में चुनाव के दौरान नफरती भाषण, गलत सूचना, भड़काऊ पोस्ट इत्यादि पर अंकुश लगाने में अपनी व्यवहारिक सुविधा के अनुसार फैसले लेती रही है। व्यवसायिक हित, तो आप देखिए कंपनी कोई भी हो, उसके व्यवसायिक हित उसके साथ होते हैं। इंटरनेट मीडिया और टेक कंपनियों के साथ भी यही सच है। कॉमर्शियल आप देखेंगे अकाउंट को से अवैध कंटेंट प्रस्तुत करने पर इनका चेकिंग सिस्टम आंखें मूंदे लेता है, क्योंकि उससे कमाई होती है। वे अपने नकली नामों से बने बेमनस्य फैलाने वाले हजारों फर्जी अकाउंट के नेटवर्क को शीघ्रता से जांच तक नहीं कर पाते हैं। जनरेटिव एआई को रोकने के लिए बेहद कुशल लोग और महंगे सॉफ्टवेयर तथा उचित शोध सहायता चाहिए, जिसके लिए ये अधिक निवेश को तैयार नहीं है। जाहिर ही है कि इससे उन्हें कोई व्यावसायिक लाभ नहीं होगा। हाँ, साख बनाने के लिए उन्हें बड़ी बड़ी घोषणाएं अवश्य करनी होती हैं और वे कुछ तकनीकी दिखावे और दावे करते रहते हैं। ऐसे में इनसे चुनाव विवादों की तर्ज पर किए दावे और घोषणाओं से ज्यादा की उम्मीद बेमानी है। वहीं आप देखिए राजनीतिक पार्टियां अपने नफा नुकसान देखते हुए टेक कंपनियों की आलोचना या सराहना करती हैं। वे अब अपने पारदर्शी परामर्शदाता और वार रूम में अत्यंत उच्च कोटि के तकनीकी विशेषज्ञों प्रबंधकर्ता नियुक्त कर रही हैं, जो टेक कंपनियों के प्रतिबंधी पैंतरे की काट निकालने में माहिर हैं। उधर आप देखिए मतदाता चुनाव में तकनीक के सदुपयोग या फिर दुरुपयोग के लिए प्रति उतना जागरूक नहीं है। और जिस दिन सियासी दलों का यह सोच बदलेंगे कि ये तकनीकी धर्म पक्ष विपक्ष और लोकतंत्र सबके लिए दोधारी तलवार है, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग वाकई एक स्वतंत्र तथा कर्तव्यनिष्ठ संस्था की तरह काम करेगा तथा जनता इस खेल को समझेगा, तब उसे डीप फेक और भ्रामक समाचारों से बहुत भरमाया ना जा सकेगा। संभव है कि जब तब टेक कंपनियां भी चेतें और तकनीकी तथा माध्यमों के दुरुपयोग की कथाएं और करतूतें ज्यादा ना हो। भविष्य के राजनीतिक दलों के पास भी जब तकनीक तिकड़मों की काट करने वाली होंगी, तब तकनीक का उपयोग कर चुनावी प्रक्रिया या फिर इसके परिणाम की पवित्रता भंग करने वाले हर कदम पर पकड़े जाएंगे। परंतु यदि अनुशासन और जन जागरूकता का यह सपना सच नहीं होता है, तो इनकी टेक कंपनियों और माध्यमों के व्यवसाय सत्य रहेंगे और हमारे लोकतंत्र के साथ कुछ भी खिलवाड़ होता रहे। इससे उनको क्या। इंटरनेट मीडिया का बढ़ता दुरुपयोग, सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। मैंने कहा ना आप लोगों से कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह से आप देखते हैं कि दुरुपयोग भी होते हैं और उपयोग भी होते हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि आप दुरुपयोग कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं। तो इंटरनेट मीडिया का दुरुपयोग चिंता का विषय बनता जा रहा है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो के सहारे उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने और गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई। इस तरह की हरकतें होती ही रहती हैं, परंतु चूंकि इस समय चुनाव चल रहे हैं, इसलिए फर्जी संदर्भ से काट कर अर्थ का अनर्थ करने वाले गलत तरीके से संपादित किए वीडियो आने की सिलसिला शायद ही थमे। कभी कभी तो ऐसे तत्वों के प्रति अदालत भी नरम रवैया अपना लेती हैं और इसका परिणाम यह है कि फोटो वीडियो में छेड़छाड़ कर भ्रम फैलाने वालों के दुस्साहस पर लगाम नहीं लगा पाती है। और यह इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि अब एआई का सहारा लेकर ऐसे वीडियो बनाए जाने लगे हैं जिसके साथ की गई छेड़छाड़ का पता लगाना कठिन होता है। और इंटरनेट मीडिया के दौर में डीप फेक और फर्जी वीडियो खूब शेयर हो रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि डिजिटल दुनिया फेक न्यूज और साइबर अपराधों से पीड़ित लोगों का आज कोई ठोर नहीं है।
और एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 सालों में मेटा, अल्फाबेट और एक्स की सिर्फ 3 कंपनियों ने स्वतः लगभग 213 करोड़ आपत्तिजनक खातों और कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में साल भर में आप देखिए केवल 65,893 साइबर अपराध दर्ज हुए हैं। और इंटरनेट मीडिया का उपयोग संवाद के माध्यम के रूप में किया जा रहा था तो ठीक था, मगर आज यह राजनीतिक अखाड़े में तब्दील होने के बाद यह आरोप प्रत्यारोप का माध्यम तो बना ही है, लेकिन इसके जरिए राजनीतिक दलों के समर्थक गाली गलौज और आपत्तितापूर्ण गलत वीडियो पोस्ट भी करते नजर आ रहे हैं। और इसलिए आप देखिए आज विकृत होते इंटरनेट मीडिया मंचों की समीक्षा करना आवश्यक हो गया है। यहाँ सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर सरकार इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है। चिंता की बात है कि इंटरनेट मीडिया पर नियंत्रण का कोई उपाय नहीं खोजा गया। कारण यह है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का यह एक अच्छा माध्यम है, लेकिन आज़ादी जब दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा बनने लगे तो युक्त निर्बंधन का भी संविधान में प्रावधान किया गया है। आपको देखिए बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, लेकिन आप दूसरे को गाली मत लेने लग जाइए, दूसरे के अधिकारों का हनन मत करने लग जाइए। और लेकिन इंटरनेट मीडिया पर ऐसा कोई नियम भी नहीं है। सवाल यह भी है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकले, और समाधान कोई कठिन नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि आज इंटरनेट मीडिया के लिए कोई अथॉरिटी ही नहीं बन पाई है और जो चेक कर सके कि आपराधिक गतिविधियों को चिन्हित कर सके। यही वजह है कि इंटरनेट मीडिया आज फूहड़ता का प्रतीक बन चुकी है और लोगों का एक वर्ग इससे दूर होता जा रहा है। इस मंच पर ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे यह पुष्टि हो सके कि जिस व्यक्ति के नाम से अकाउंट बना है वह वास्तव में कितना सच है, और इसी का फायदा उठाकर लोग फर्जी नाम से कई अकाउंट बनाते हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी का भेजा इस्तेमाल भी करते हैं। पिछले साल आधार को इंटरनेट मीडिया अकाउंट से लिंक करने जैसे मामलों को लेकर न्यायालय में याचिका भी दायर की गई थी। वास्तव में यदि ऐसा संभव हो गया होता तो आज उसकी महत्ता बढ़ जा गई होती। राजनीतिक लाभ बाबत इसके गलत उपयोग पर भी प्रतिबंध लग गया होता, परंतु आधार से इसके जोड़े जाने के भी दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं, जिसके बारे में पहले ही विचार कर लेना चाहिए। लेखक तकनीकी मामलों के जानकार हैं, लालजी जायसवाल साहब के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए बैंक अकाउंट से भी आसान है फेसबुक अकाउंट खोलना, इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना, व्हाट्सएप अकाउंट खोलना। डिओडेंट या वशीकरण यंत्र तंज कसा जा रहा है। खुल गया मैदान, रोचक हुआ मुकाबला, चुनाव की बातें हो रही हैं। दिलचस्पी रखते हैं तो ये सब पढ़ सकते हैं आप लोग। तो ये दैनिक जागरण की एडिटोरियल है, संपादकीय पार्ट है। अब जैसा कि आपसे वादा किया हुआ है कि जनसत्ता को भी हम लोग ले लिया करेंगे, क्योंकि इसमें भी एक आर्टिकल मुझे अच्छा लगता है, जलते जंगल सुलगते सवाल। और आजकल आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक कारण भी हैं और मानव जनित कारण भी हैं जंगलों में आग लगने के। तो उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने के बढ़ रहे मामलों वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर रहे हैं। शुष्क मौसम के कारण वातावरण में नमी घटने के अलावा इंसानी हरकतों के चलते भी जंगलों के धधकने का सिलसिला बढ़ गया है। चिंता की बात है कि इन घटनाओं पर नियंत्रण पाना मुश्किल होता जा रहा है। बारिश की कमी, तेजी से बढ़ते तापमान के कारण वनों में छोटे जलाशयों का अभाव होने से आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्तराखंड गढ़वाल, कुमाऊं, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग, चमोली, चंपावत और नैनीताल, पौड़ी, टेहरी, रुद्रप्रयाग सहित कई जनपदों के जंगल जल रहे हैं। स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है यह इसी से समझा जा सकता है कि 30 अप्रैल को गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक एक ही दिन में 68 जगहों पर जंगलों में आग लगी, और जिनमें आप देखिए वनाग्नि की सर्वाधिक 44 घटनाएं गढ़वाल और 17 कुमाऊं में हुई थी। वन्य जीवन क्षेत्रों में भी 7 जगह आग लग गई। जंगल माफिया, भू माफिया भी किसी हद तक जंगलों में आग लगाने के लिए जिम्मेदार रहे हैं। और उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आप देखिए 53,483 किलोमीटर है, और जिसमें 86% पहाड़ों और 65% जंगल से ढका हुआ है एक तरह से आप देखें। और इसी में आप देखिए इसमें से 700 हेक्टेयर से भी ज्यादा जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। चिंता का विषय ये है कि यह केवल इस साल की कहानी नहीं है, बल्कि प्रतिवर्ष राज्य में जंगलों का बड़ा हिस्सा वनाग्नि से तबाह हो जाता है, मगर ऐसे कोई कठोर कदम नहीं उठाए जाते जिससे ऐसी घटनाओं को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। चूंकि जंगलों में लगी आग बढ़ती हुई है, अब कई जगह रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है, इसलिए सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी हैं। और सरकार ने इस वर्ष जंगलों को आग से बचाने के खूब दावे किए थे, जगह जगह क्रूज सेंटर भी स्थापित किए थे, लेकिन फायर सीजन शुरू होने से पहले ही जंगलों की सुरक्षा के तमाम दावे धराशायी हो गए। चिंता का विषय है
कि हमारे यहाँ ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कारगर नीतियां नहीं है। वन विभाग के आपराधिक आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक 32 हेक्टेयर जंगल जल गए थे, लेकिन केवल 1 से 26 अप्रैल के बीच 657 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। यानी प्रतिदिन 25 हेक्टेयर के औसत से हरियाली राख हो रही है। और इस बीच आप देखेंगे 2 दिन तो ऐसे रहे और जब नुकसान का यह आंकड़ा 75 हेक्टेयर को भी पार कर गया। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड के जंगलों में 1 नवंबर 2023 से 26 अप्रैल 2024 तक आग की कुल घटनाएं 575 हुई हैं, जिनमें केवल कुमायूं में 313 घटनाओं में 395.92 हेक्टेयर जंगल जले हैं, जबकि गढ़वाल में 211 घटनाओं में 234.45 हेक्टेयर जंगल झुलस गए हैं। इस अवधि में वन्यजीव वाले क्षेत्रों में 51 मामलों में आप देखिए 59.52 हेक्टेयर का नुकसान हुआ है। जंगल की आग से जहां बड़ी मात्रा में वन संपदा नष्ट हो रही है, वहीं इससे पर्यावरण दूषित होने के साथ साथ लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक जंगलों में दावानल लोगों को जलवायु परिवर्तन की भारी खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। प्राणी सर्वेक्षण विभाग का मानना है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग के कारण जीव जंतुओं की 4,500 से ज्यादा प्रजातियों का ये अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। वैसे तो जंगलों में आग लगने के प्राकृतिक कारणों में सूखे पेड़ों और आप देखेंगे कि बांस का रगड़ खाना और पत्थरों से निकली चिंगारी और बिजली सड़क गिरना शामिल है। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय के तहत आने वाले वन अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 95% जंगल की आग मानव निर्मित है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का बड़ा कारण चीड़ के पेड़ों की बहुतायत तो घने ज्वलनशील कूड़े का जमाव है। गर्मियों में बड़ी मात्रा में चीड़ की टहनियां और सूखे पत्ते इकट्ठा हो जाते हैं, जो आग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जंगलों में आप देखेंगे ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होती है और सूखे पेड़ों और झाड़ियों, घास फूस, कूड़े आदि के रूप में ईंधन की आपूर्ति की भी निरंतर होती रहती है। ऐसे में मामूली सी चिंगारी को भी दावा नल बनते देर नहीं लगती। अब यही आप लोगों को आंसर राइटिंग में लिख देना है, निबंध में लिख देना है। अरे भाई कोई मंत्र नहीं आपको पढ़ना है। और इसीलिए कहता हूं कि जो टॉपर्स की कॉपी दिखाता हूं उन्हें देख लिया करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इन पॉइंट का वहां कैसे उपयोग करना है। शुष्क मौसम में शुष्क वनस्पति और जंगल में चलती तेज हवाएं इसका आग के फैलने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। अब आप देखिए, आपसे पूछे कहीं कि कौन से कारण है आग लगने के, मानवजनित और प्राकृतिक, तो दोनों आप लोग बता सकते हैं। यही और इसके नुकसान क्या हो रहे हैं आग लगने के। यही आग जब रिहायशी बस्तियों तक पहुंचती है तब सब कुछ तबाह कर जाती है। उत्तराखंड में मवेशियों के लिए नई घास उगाने के लिए जंगलों में आग लगाने की कुप्रथा भी है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें पता चलता है कि चरवाही प्रायः नई घास उगाने के उद्देश्य से सूखी घास में आग लगाते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण ने वर्ष 2004 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के उपग्रह की मदद से राज्य सरकारों को जंगल में आग की घटनाओं की चेतावनी देनी शुरू की थी। 2017 में सेंसर तकनीक की मदद से रात में भी ऐसी घटनाओं की निगरानी शुरू की गई थी। आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए 2019 में व्यापक वनाग्नि निगरानी कार्यक्रम शुरू कर राज्यों के निगरानी तंत्र को मजबूत करने की पहल की गई थी। मगर आप देखिए, चिंता की बात है कि देश भर में वन क्षेत्रों में आग से वन संपदा को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उपग्रह से सतत निगरानी के अलावा अन्य तकनीकों के इस्तेमाल के बावजूद आग की घटनाएं बढ़ रही हैं और वन विभाग विवश नजर आता है। उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाओं पर काबू पाने में विफलता एक बड़ा कारण यह भी है कि वन क्षेत्रों के रहवासी अब वन संरक्षण के प्रति उदासीन हो चले हैं। इसकी वजह काफी हद तक नई वन नीतियां हैं भी है। हालांकि वनों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए हजारों वन रक्षक नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में फैले जंगलों की हिफाजत करना इनके लिए सहज और आसान नहीं होता है। और इसलिए जरूरी है कि वनों के आसपास रहने वाले और उनके गांव तक जन जागरूकता अभियान चलाकर वनों से उनका रिश्ता कायम करने के प्रयास किए जाएं, ताकि वे वनों को अपने सुख दुख का साथी समझें और इसके संरक्षण के लिए हर पल साथ खड़े नजर आए। पर्यावरणविदों का मानना है कि जंगलों को आग से बचाने के लिए रिमोट सेंसिंग अग्नि चेतावनी प्रणाली का इस्तेमाल करने की नियंत्रित और निर्धारित दहन का माध्यम से बायोमास हटाने जैसे कदम उठाए जाने की सख्त दरकार है। ड्रोन से जंगलों की निरंतर निगरानी की पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि जंगलों में आप देखिए जानबूझकर आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों पर नकेल कसी जा सके। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाना भी अत्यंत आवश्यक है। नासा की बात हुई है ना, तो अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की नासा। जिस तरह से हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी।
बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो नासा की स्थापना आप देखिए 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बार बार उत्तराखंड की भी चर्चाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। कब? 2000 में 9 नवंबर सन 2000 में। विधानसभा में आप देखेंगे कि कितनी सीटें हैं? 70 हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं। लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो संपादकीय पाठ था उसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। ठीक है, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ईमानदारी से अपनी मेहनत करिए। देखिए, अगर ईमानदारी से आप मेहनत करेंगे तो मैं भी ईमानदारी से कह सकता हूं कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। इतना जान लीजिए। धन्यवाद।